Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome you all. इससे पहले जो स्टूडेंट्स हमने जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें बेसिकली ये जो ग्रिड सिस्टम जो आप देख रहे हैं इसकी स्लेब की डिज़ाइन बेसिकली मैंने कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में इंशाल्लाह ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दैट लेक्चर दैट आई विल कवर in next lecture inshallah I will cover the design of this beam. Okay, so in this lecture inshallah we will design this beam and you see this is B3 B4 B3 and the procedure for the rest of the beam is same. लेकिन अगर let's say for example अगर आप ये beam डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि आपका ये शॉर्ट बीम है तो इसका स्पेन जो होगा वो सिर्फ आपका एक स्पेन होगा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे आपका वो कोर है। बाकी ये बीम इसी तरह है और ये बीम जो है बेसिकली इस तरह है। तो इस बीम की डिज़ाइन और ये जो लाई करता है एलान ग्रेड 2 एंड ग्रेड 4, दिस बीम डिज़ाइन विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर बीम्स। सो हमारे पास जो ये बीम है बेसिकली ये बीम ओके, इसकी बेसिक प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। बट बिफोर वी गोइंग टू डिज़ाइन दिस बीम आई विल शो द रिक्वायरमेंट्स, द लिमिटेशन दैट व्हाई वी नीड टू प्रॉपरली डिज़ाइन अ बीम। ओके, इसकी अहमियत मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा बता दूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एक बीम को प्रॉपर डिज़ाइन करना किस तरह किया जाता है और इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। सो लेट मी शो यू सम वीडियोस। इस वीडियो में बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बीम है और इसकी स्पैन इतनी है और वेट डेप्थ आप देख सकते हैं। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास ये है। रिमेंबर है कि इफेक्टिव डेप्थ जो होती हैं हमारे पास जो आपका जो टेंशन साइड के ऊपर जो स्टील होता है उसके सेंटर से लेके आपकी जो टॉप फाइबर तक जितनी या जो आपकी जो बीम का टॉप होता है उस तक की डिस्टेंस हमारी इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डिप जो होती है वो बीम की टोटल। इस तरह विड्थ क्या होती है, क्लियर कवर याद रखें स्टिरप जो होती है उसकी फेस से लेकर एंड तक जितना डिस्टेंस होता है उसको हम क्लियर कवर कहते हैं सीसी। और इसी तरह डाया बार जो होती हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ क्लियर कवर। बेसिकली बहुत सारे लोगों को इसका भी पता नहीं होता कि क्लियर कवर बेसिकली क्या है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 3 मीटर का लेंथ है। इस तरह एक बीम जो कि उन्होंने ऑलरेडी रीइंफोर्स किया है, ये आप रीइंफोर्समेंट देख सकते हैं। ये हमारी बॉटम रीइंफोर्समेंट है और ये हमारी हैंगर्स है जिसको हम टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट विच इज़ जस्ट यूज to use for the stirrups to hold stirrups in position। ये एक्सपेक्टेड फेलियर एट 30 किलो न्यूटन और ये हमारी बीम की ये जो 3 पॉइंट लोड सिस्टम होती हैं इस तरह वो टेस्ट किया जाता है। लेबॉर्ट्री में जो बीम की टेस्टिंग होती है इस तरह होती हैं। देखिए यहाँ पे बीम आप देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज बीम यहाँ पे फैक्स सपोर्टेड होती हैं, बाज हिंज सपोर्टेड होती है, लेकिन इस केस में चूंकि जस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है तो इस वजह से इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ये जो बीम है बेसिकली इसको टेस्ट किया जा रहा है। आप देखें 2 पॉइंट के थ्रू लोड अप्लाई किया जा रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे बेंडिंग क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं एंड दीज क्रैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दीज आर बेंडिंग क्रैक्स। बेंडिंग क्रैक्स आपकी बिल्कुल मेट के ऊपर ज़्यादातर बीम की केस में सूरत में ये डेवलप होती हैं और ये बिल्कुल वर्टिकल जाती है, याद रखें, या आहिस्ता नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है और अक्सर यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हो जाती है इस तरह, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन जोन होता है और यहाँ टेंशन जोन होता है। तो उस वजह से इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है कि ये जो क्रैक्स ये सीधी क्यों होती हैं और फिर जाके ये इस तरह डिविएट क्यों होती है। तो ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बेंडिंग शेयर जोन में किसी किस्म की अगर आप देखें ये हमारे शेयर जोन है, इसमें कोई क्रैक्स डेवलप नहीं हो रहा है। दिस मीन्स कि ये बीम जो है ये फेल हो रहा है बेंडिंग में। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर फेलियर। ओके, सो यू सी these cracks and in shear zones you see no cracks, okay, and you see these are the bending cracks, clear,
एंड इस तरह ये जो है आप इस रीजन में देख सकते हैं कोई क्रैक नहीं है। मेड के ऊपर आप देख सकते हैं क्रैक्स डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं ये फुली डेवलप हो गया। अब देखें ना, ये क्रैक थोड़ी सी डिविएट होती है। ये डिविएट क्यों होती है, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर मौजूद हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ फ्लेक्सर फेलियर, क्लियर। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि हम एक एक्चुअल प्रोजेक्ट है, और इस एक्चुअल प्रोजेक्ट में जो बीम फेल हुआ है बेसिकली ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मिड में। दिस इज फ्लेक्सर फेलियर, ओके। जिस तरह आपको टेस्टिंग या वीडियो से पता चल गया कि हाउ द बीम फेल इन फ्लेक्सर, क्लियर। सिमिलर ये बीम जो है ये फेल हुआ है, और इसी तरह ये बीम आप देख सकते हैं जो कि फेल हुआ है फ्लेक्सर में से, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लेक्सर क्रैक्स देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लेक्सर क्रैक कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, और इसकी वजह से ये बीम जो है ना बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट था बेसिकली जो कि मैंने खुद एग्जामिन किया था, एंड ये फेल हुआ था ड्यू टू फ्लेक्सर। अभी वही देखिए, मैं ये वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा मकसद यही है, ये आप देखें ना ये बीम भी फेल हो चुका है ड्यू टू बेंडिंग। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक बीम को कैसे प्रॉपर डिज़ाइन करना है। अगर आप प्रॉपर उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, ये आप क्रैक देख सकते हैं ना, अगर आप उसको प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करेंगे तो याद रखिए कि बीम की फेलियर जो होती है वो मीन्स कि वो किसी भी वक्त हो सकती है, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, तकरीबन 8-9 प्रोजेक्ट अभी अभी मैंने एग्जामिन की हैं कि इन सारे बीम में इस तरह की क्रैक्स डेवलप होती हैं। याद रखें जो कंट्रैक्टर्स जो होती हैं या जो मैसन लोग होती हैं उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, ठीक है। एक बात आप याद रखें, वो हमेशा अगर आप इस बीम की डेप्थ देखें ना, वो डेप्थ अकॉर्डिंग टू इट्स क्राइटेरिया नहीं थी। ये किसी वक्त मैं आप लोगों के साथ इसकी पूरी डिटेल शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो कंट्रैक्टर लोग या मैसन लोग उनको इसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर वो कम डेप्थ दे देते हैं और बाद में बीम जो है तो वो क्रैक। फिर अगर आप उसके साथ वो डिस्कशन इसके ऊपर करें, मेरा बहुत सारे जगह इसी के ऊपर लोगों के साथ कंट्रैक्टर्स के साथ होती हैं कि वो कहते कि नहीं ये वो क्रैक्स है, प्लास्टर क्रैक हुआ है और इस तरह, तो इस तरह नहीं है। अगर ये क्रैक्स डेवलप हो जाए मेड के ऊपर, सो दीज आर द बेंडिंग क्रैक्स एंड दे आर सो डेंजरस, ओके। इसके बाद हम बीम को फेयर तस्वर करते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियोस शेयर करने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह आप लोगों ने एक बीम को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, लेकिन बिफोर कवर दिस एग्जाम्पल आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, और ये जो प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस, ये कंप्लीट फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ये मैंने कवर की है, ठीक है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को ज़रा सा देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट की जो है वो पूरी डिटेल इसमें मौजूद है। इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक स्लैब को हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, ट्रिब्यूटरी एरिया क्या होती हैं, ठीक है, और किस तरह आप ट्रिब्यूटरी एरिया को कैलकुलेट करते हैं, बीम की डिटेलिंग किस तरह करनी है, ठीक है, शेयर डिज़ाइन कैसे करनी है बीम की, और इसमें बहुत सारे डिटेल मौजूद है। क्योंकि मैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपने यहाँ से इसको देखना है, मैं जस्ट गो थ्रू करूँगा उसके ऊपर, ठीक है। इसमें एक और लेक्चर है डिटेलिंग, और इसमें एक और लेक्चर है कि बीम की जो डेप्थ जो हम फिक्स करते हैं किस तरह करते हैं, किन क्राइटेरियाज को आपने पूरा करना है। इस एग्जाम्पल में भी इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन, बट यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है कि हाउ टू फिक्स द डेप्थ ऑफ द बीम, ओके। सो इन वीडियोस को आप लोगों ने थारोली जो है उसको वॉच आउट करना है, एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज इफ यू प्रॉपरली गिव टाइम टू दीज वीडियोस, ओके। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह इस बीम को हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस बीम की स्पेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए ये जो बीम है बेसिकली, लेट्स से आई विल डिस्कस, ओके। देखिए हमारे पास स्पेन ये है, ठीक है, फिर इसके बाद एक स्पेन ये है और एक स्पेन, तो B3, B4 और B3, क्लियर। इसकी जो स्पेन है वो 33 फीट 6 इंच आउटर फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर टू द आउटर फेस ऑफ दैट गिरडर G1,
and similar to the center of this column. Okay, and next you see this B4 is 30 feet, clear, and you see this one is also 33 feet and 6 inches. Okay, so we have to find out the clear span of this beam, the clear span of this beam, and the clear span of this beam. So how to find the clear span of this B3? So just you need to subtract 33.5 minus 16 inch. This girder is 16 inch wide, remember, and this girder is 14 inch wide. So just 14 inch from this side, sorry, 14 half from this side, and 16 divided by 12, okay, or 6 minus 16, you got this clear span of this B3. So you must know the procedure, clear? So once you got the clear spans, you need also the center to center spacing as well. Okay, so I will covering this example from McGregor book. The question is the continuous beam design. Okay, the question is this one you see here, and let me show you it clearly. Yes, now you see design the floor beam B3 B4 as shown in figure. Okay, and the beam is supported on girders at lines A, B, C and D, clear, and is symmetrical about the center line of the building. Okay, the concrete strength 4000 psi, 60,000 psi is steel, and FYT, that is the transverse steel, means the stirrup is also 60,000, and based on the loading of ASCE in 710, okay, recommendation and load factor from ACI. So here I am using, remember, ACI 3159 for detailing purpose. Okay, and similarly I will use ACI 31808 code, clear, and similarly I will use ACI design handbook. Okay, similarly I will use ASCE SE 710 minimum design loads for buildings and other structures. So these are very important documents, clear? Now coming back to the question, let's see, compute the trial factor loads on the beam. The procedure is simple. You have to find out the tributary area, clear? Remember ACI code basically, and similarly ASC 710 recommendation allow live load reduction, and C section 2 at inference area. If you come here basically here in this section, in this book or in this manual, okay, and see the section 2 at ACI recommend you when your tributary area increasing from 400 square feet, this code is basically, or this manual allowed you to decrease the live load. Okay, so reduction in live load basically, and ACI also allows you to decrease the live load. This is basically C section 2.8 here in this book. In McGregor book in section 2.8 it is explained. Okay, here we have. Okay, so I'm not going in that detail. You please come here in this book, that is McGregor book, and read this section, clear? Now this is the formula to find out the here it is very important they are using the pattern loading. Remember, you must know the pattern loading, because if the live load is here, okay, at this basically at this external beam there will be maximum negative moment and there will be maximum positive moment. Similarly, when we load these two adjacent spans, so at this point we will got the maximum negative moment. Okay, so this is how we got pattern loading. Inshallah I will record some videos on pattern loading. Okay, so they are using basically here to compute the positive moment at midspan of the beam B3 and negative moment at the exterior end of the beam B3. It is necessary to load span AB and CD with live load. This is very important. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस B3 बीम को डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो उसकी वैल्यू आप चाहते हैं बेसिकली, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस स्पैन को सिर्फ लाइव लोड, याद रखिए यहाँ पे किसी किस्म की लाइव लोड नहीं है, सिर्फ इस पोर्शन पे लाइव लोड है, जिसका पैटर्न लोडिंग। तो फिर
यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट होगी और यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी एरिया कैलकुलेट किया, वही 33 फीट उसकी वो स्पैन लेंथ है, 15 फीट उसका एक साइड पैनल और 14.3 फीट उसका दूसरे साइड पैनल। रिमेंबर यहाँ से आप देख सकते हैं 15 फीट, सो 15 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 24। रिमेंबर, तो इस साइड पे आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो आएगी 14.3 समथिंग, एंड इस साइड पे आपके पास क्लियर डिस्टेंस वो 15 है। तो हाफ इसका आप ये लेंगे और हाफ इसका ये लेंगे, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, इसमें आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस 166 का हाफ लेना है और हमने इस 157 का हाफ लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रिब्यूटरी एरिया होगा, ठीक है ना, इस बीम के लिए, इस B3 बीम के लिए। क्लियर? तो let's see, this is our tributary area now, and you have to multiply with length. You got 483, so this is more than 400 square feet, so that's why we will use the reduced live load. So this is the formula which is recommended by the code, and we will just put, remember L0 is the unreduced live load, that is 100 psf is used in this example. We will use 100 psf. So you just need to plug the values. Okay, 15 divided by, this is by formula KL, LL this is 2 and 80 is this one. You just need to plug the value, you got this one. This is the, remember for B3 the reduced live load is 73.2, and remember this reduced live load should never, remember this is very important point, कि ये जो 73 यानी इनसे जो भी वैल्यू आता है वो L0 के 50% से कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये 50 से कम होता तो हम 50 लेते, ये बात ज़रूरी है, ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसी तरह आपने अगर दूसरे पैनल पे आना है, देखिए, टू कंप्यूट द मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट एट द इंटीरियर सपोर्ट, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे, लेट्स मी शो यू हेयर, अगर आप इस पॉइंट पे मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट चाहते हैं तो आपने फिर इन दोनों स्पैन्स को बेसिकली लोड करना है। याद रखिए यहाँ पे आपने लाइव लोड को डालना है। अगर आपकी जो मूवमेंट डायग्राम बनेगी इस तरह बनेगी, ठीक है, इस तरह। तो ये जो नेगेटिव मूवमेंट इस सपोर्ट पे आएगी, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइव लोड को, जिसको हम पैटर्न लोड कहते हैं, इन दो स्पैन्स पे इम्प्लीमेंट आप डाल दें। तो जब इन्होंने, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी सबसे मैक्सिमम मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली इन्होंने वही तरीका अपनाया है, वही ट्रिब्यूटरी एरिया यहाँ पे 923 फीट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब दो सेक्शंस हैं, रिमेंबर 33 एंड प्लस 30, ओके, एंड इसकी वेट जो है वही वेट रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से ट्रिब्यूटरी एरिया इस केस में ज़्यादा है, और यहाँ पे द सेम फार्मूला विल बी यूज, दैट इज 80 in that case where it is this one, okay. So this here we see that is 59.9 psi. This is live load. Clear? In this case, this is for, remember, for this negative movement live load will be 59.9 psi. Okay. Now for next, that is B3, याद रखिए अगर आप B3 पे मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं तो फिर आपने सिर्फ इसको लाइव लोड के साथ एडजस्ट करना है, यानी कि आपने लाइव लोड सिर्फ यहाँ पे डालना है, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट आएगी, ये बात आप याद रखिए। तो यहाँ इसकी लेंथ 30 समथिंग है और इसकी विड्थ वही रहेगी, ठीक है, देख सकते हैं 30 इसकी स्पैन लेंथ है और वो हाफ। क्लियर? तो इस केस में आपके पास 75.5 से लाइव लोड आता है। सो दिस इज रिड्यूस्ड लाइव लोड, रिमेंबर। नाउ समरी ऑफ द अनफैक्टर्ड रिड्यूस्ड लाइव लोड, याद रखिए B3 के लिए, देखिए, अगर आप नेगेटिव मूवमेंट एट एक्सटीरियर एंड और पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन चाहते हैं और शेयर दोनों के लिए, तो उसके लिए आप लाइव लोड, रिड्यूस्ड लाइव लोड ये यूज करेंगे, यानी कि आपकी जो इन पैनल है बेसिकली, लेट मी शो यू हेयर। याद रखिए इस पैनल, जब आप इस B3 बीम को डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव मूवमेंट होगी, यहाँ पे जो पॉजिटिव मूवमेंट होगी, जो शेयर होगी, उसके लिए आपकी जो लाइव लोड होगी वो फिर ये होगी, ठीक है।
और फॉर नेगेटिव मोमेंट इट्स सपोर्ट बी। दिस मीन्स कि इस सपोर्ट के ऊपर दिस इज सपोर्ट बी, इसके ऊपर आपका 59 होगा। और फिर यहाँ पे अगर आप जो मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर उस केस में आपके पास जो रिड्यूस लाइव लोड होगा वो 75.5 psf होगा। रिमेंबर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ select method of analysis of beams values of the strength reduction factor, this is very important। याद रखें ये जो बीम्स यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे तो हम यूज करेंगे मोमेंट कोएफिशिएंट मेथड ऑफ एसआई कोड। लेकिन याद रखिए जब भी आप कोएफिशिएंट मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं उसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं और वो क्राइटेरियाज जरूर मेट होनी चाहिए। इफ दोज क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड यू कांट यूज द कोएफिशिएंट मेथड। So those criteria are there are 2 or more spans. So as we have 3 spans, so there are more than 2. The ratio of the longer span, याद रखिए जो longer span है वो shorter span के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 33 divided by 30 that is 1.10, so 1.2 से ये कम है, so this criteria is also satisfied. The loads are uniformly distributed, पॉइंट लोड नहीं होनी चाहिए। अगर पॉइंट लोड हो तो फिर आप कोएफिशिएंट मेथड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। द अनफैक्टर्ड लाइव लोड डज नॉट एक्सीड्स 3 times द यूनिट लोड। ओके, डेड लोड से कि डेड लोड 3 टाइम अगर आप ले ले तो लाइव लोड उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होती है। द मेंबर आर प्रिज्मेटिक, इसका मतलब ये कि अलोंग द होल लेंथ बीम की क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया मेट हो रही है, इसलिए हम यूज करेंगे ACI मोमेंट कोएफिशिएंट मेथड 8.33। अगर आप आ जाए बिल्डिंग कोड और यहाँ पे आप सेक्शन 8.33 अगर आप देखें तो यहाँ पे आप सारे के सारी डिटेल इस मेथड के देख सकते हैं कि इसकी क्राइटेरियाज क्या है और इसके कोएफिशिएंट्स क्या है। ये कोएफिशिएंट मैंने वहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन की है यहाँ इन वीडियोस में से, अगर आप ये वीडियोस देखें, ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मौजूद आपको मिलेगी। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया देखें, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होनी चाहिए और जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो then the ACI code allow you to use these coefficients. Okay, so यहाँ पे एक दूसरी क्राइटेरिया ये है कि select the strength reduction factor। याद रखिए जब भी आप ACI कोड को यूज करेंगे सेक्शन 9.8 तो आपका सेक्शन जो है वो टेंशन कंट्रोल होनी चाहिए, कंप्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टेंशन कंट्रोल का मतलब ये है जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा, ठीक है, देख गया कि उसमें जो फेलियर है ना वो बेंडिंग की वजह से हो रही है, कंप्रेशन की वजह से नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर आप सेक्शन चाहते हैं कि आपका सेक्शन वो उस लिमिट में फेल हो, यानी कि टेंशन कंट्रोल सेक्शन हो। रिमेंबर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शेयर करूं। लेट मी शो यू हेयर वी हैव दिस वन। याद रखें हमारे पास पाई की जो वैल्यू होती है 0.65 0.9। जब पाई की वैल्यू आप 0.9 यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी जो टेंसाइल स्टील की जो स्ट्रेन है वो 0.005 से अबव है और आप टेंशन सेक्शन जोन में है। ये हमारी टेंशन कंट्रोल। अगर आप इस 0.9 से आपकी वैल्यू कम आती है तो फिर आप ट्रांजिशन एंड कंप्रेशन जोन में आती है। इसकी पूरी डिटेल मैंने उधर पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, और आपकी याद रखिए कि आपकी जो C/dt की जो वैल्यू होगी, जिसको हमने नेक्स्ट इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, जो स्लैब डिज़ाइन मैंने किया था, उसमें मैंने ये पॉइंट्स एक्सप्लेन की थी। C/dt की वैल्यू 3/8 यानी कि 0.375 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो सपोज करते हैं हमारा सेक्शन फेल होगा टेंशन कंट्रोल में और हम P की वैल्यू 0.9 यूज करते हैं। ठीक है, शेयर के लिए हम 0.75 यूज करते हैं। ठीक है, नाउ स्लैब की जो थिकनेस हम एज्यूम करते हैं वो हम यूज करते हैं 6। ओके, और फ्लोर सीलिंग और मैकेनिकल लोड जो कि हम इसी मैनुअल से मैंने इसको चेक की है तो वो 6.5 psf है। ठीक है, हमारे पास जो लोड बनता है 81.5 psf। क्लियर, our live load reduced 59.9 psf, total factor load from slab is this much. Now
रिमेंबर द साइज ऑफ द बीम ऑफ द स्टेम बीम। रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास जो है इस बीम की स्टेम उसका वो मालूम नहीं है कि इसकी जो स्टेम की जो वो होगी, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास बीम है लेट्स से, तो ये है स्टेम, इसकी विड्थ का हमें पता नहीं है। स्लैब तो हमने 6 इंच लेट्स से हमने फिक्स किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेम है इसकी डेप्थ हमने फाइंड आउट करनी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने बीम की जो है वो डेप्थ को फाइंड आउट करना है। बीम की डेप्थ को किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने उन लेक्चर्स में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी उसकी डिटेल आपको दिया जाएगा। याद रखें, chosen on the basis of negative moment at the first interior support. For this location, the factor load on the beam is as follows. Remember, वो इसका मतलब ये है कि वो जो बीम की बेसिकली जो डेप्थ फिक्स कर रहे हैं वो नेगेटिव मूवमेंट करेंगे। तो वहाँ चूंकि उस पॉइंट के ऊपर हमने ये लाइव लोड पहले से डिटरमिन किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लाइव लोड जो है वो ये है, ठीक है। फैक्टर लोड कैलकुलेट किया और उसके बाद उन्होंने assume that the tributary width which loads beam B3 extends halfway from this beam. Okay, this is already clear. And 14.7 remember, and therefore the factor load per foot from, इसका मतलब ये है कि ये आप देख सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बीम है ना, इस बीम के लिए हाफ इस साइड से और हाफ इस साइड से, ये ठीक है इसका। तो 166 का हाफ क्लियर एंड 157 का हाफ, तो ये राउंड अबाउट आपके पास ये होगी, ठीक है। और इसकी जो वेट उन्होंने लिया 12 इंच, और ये जो टोटल बनती है हमारे पास इस स्ट्रिप की जो इस स्ट्रिप के लिए हम बीम के ऊपर हम एक स्ट्रिप लेते हैं, जिस तरह हमने स्लेब के लिए ये स्ट्रिप लिया तो इस तरह हम बीम के लिए भी ये स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये उस स्ट्रिप की लेंथ 14.7 फीट और उसकी जो ज़ाहिर है 194 पीसेप, तो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ से 194, तो 194 को आप स्ट्रिप से मल्टीप्लाई करेंगे तो केप पर फीट लोड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इट इज नाउ नेसेसरी टू एस्टिमेट द वेट ऑफ द बीम स्टेम टू अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ डूइंग। रिमेंबर, याद रखिए जितनी भी आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें ये सारे स्टेप्स आपको नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है ना। तो आप जब भी डिज़ाइन करेंगे तो आपने बीम की जो डेप्थ आप लेते हैं, ज़ाहिर है उस यानी कि बीम की वेट को हम ज़्यादातर क्लासेस में डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना। तो आपने बीम की वेट को लेना है, कैसे लेना है इसके लिए मुख्तलिफ अप्रोचेस है। एक अप्रोच ये है कि द फैक्टर डेड लोड ऑफ द स्टेम इज टेकन एज 12 to 20% ऑफ द अदर फैक्टर लोड्स ऑन द बीम। दिस गिव्स यू 0.34 to 0.57 किप पर फीट। या तो आप इस तरह करें कि आपके पास जो फैक्टर डेड लोड है उसका 12 to 20% डालें, जो कि आपके पास ये बनता है। या इस तरह करें कि जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम एच is taken to be 118 to 112% of the larger span। इसका मतलब ये कि 33 को आप मल्टीप्लाई करें 118 और 112 से। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 22 एंड 33 इंच लेते हैं, आपके पास आ जाता है, ठीक है। और जो बी डब्ल्यू होता है उसको आप 0.5 टाइम्स आप एच ले लें, ओके। यानी कि हमेशा बी जो होती है वो डेप्थ का हाफ होता है, ठीक है। With the stem extending 16 to 27, जब आप 118 to 112 लेते हैं, below the slab and Gauss BW is this much, clear? So ये था वो प्रोसीजर, दो अप्रोचेस, किस तरह आपने बीम की डेप्थ और बीम की वेट को फिक्स करना है इन दो अप्रोचेस से, ठीक है। अब as a first trial assume the factor weight of the stem to be 0.50, okay। सो इसका मतलब ये कि आप 0.34 और 0.57 के दरमियान ले सकते हैं, यानी कि यहाँ भी 0.22 और 0.57, ओके। सो दोनों क्राइटेरिया का बिल्कुल उन्होंने एक मेड वैल्यू कंसिडर किया। चलो हम 0.5 के पर फीट करते हैं तो हमारे पास टोटल जो लोड बनता है वो है 33.35 के पर फीट, क्लियर। नाउ याद रखिए इसको इन्होंने
ऐड किया फैक्टर लोड के साथ, ठीक है ना, तो ये लोड फैक्टर्ड है। सो 3.4 के पर फीट जो हमारे पास फाइनल लोड आ गया, ठीक है। अब चूज द एक्चुअल साइज ऑफ द बीम स्टेम। नाउ इस लोड के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे बीम की एक्चुअल डेप्थ को। क्लियर? याद रखिए, बीम की डेप्थ को जब भी हम फिक्स करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जिसमें डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होती हैं, मोमेंट कैपेसिटी को कवर करना होता है, शेयर कैपेसिटी को कवर करना होता है, टार्जन को भी कवर करना होता है, और आपने फायर भी वो बाज़ औक़ात उसको भी कवर करना होता है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी क्राइटेरियाज होती है जिसको सेटिस्फाई करना होता है, जिन बीम के अंदर जो डेप्थ आप प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर जो बीम के स्टील्स जो स्पेसिंग होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, ठीक है ना। बहुत पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद है अगर आप इन वीडियोस को देखें। आई थिंक सो इन 11-12 लेक्चर्स में से 13 फ्लेक्चर एंड डिफ्लेक्शन कंट्रोल मैनुअली। ओके, यहाँ पे आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये भी शेयर करूँ कि सेप में बाज़ औक़ात आप एक बीम मैनुअली डिज़ाइन करते हो तो पास हो जाता है, लेकिन जब आप उसको सेप या टेप या किसी भी सॉफ्टवेयर से करते हैं तो उसको फेल कंसिडर करता है। क्यों? क्योंकि टेप या सेप वो मुख्तलिफ क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है जो कि आप मैनुअली नहीं करते। इस वजह से जो बीम आप मैनुअली पास करते हैं वो उधर पे फेल होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि बेसिकली यू हैव टू check various criteria, and on the basis of those criteria you will fix the depth and width of the beam। बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है ना। अब कैलकुलेट द मिनिमम डेप्थ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। सो ACI टेबल 9 पॉइंट, अगर आप इधर आ जाए इस मैनुअल में से और आप सेक्शन 9 को देखें तो लेट मी शो यू सेक्शन दैट टेबल। बेसिकली दिस इज द टेबल विच आई टेकन फ्रॉम द कोड, और यू कोड का वो है कि जब आपके पास 1 इन कंटिन्यूस हो या आपके पास बोथ इन कंटिन्यूस हो, तो हमने इन दोनों से चेक करना है, लेकिन मोस्टली हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें ज़्यादा वैल्यू देती है और हम ज़्यादा की तरफ चाहते हैं। तो L/18। लेकिन याद रखें कि ये डिप उस सूरत में आप बीम के लिए यूज़ करेंगे जब बीम के साथ बीम के ऊपर किसी किस्म की पर्दा वाल, कोई पार्टीशन, कोई हैवी ऐसी वो चीज़ें ना हो, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। रिमेंबर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने पार्टीशन वाल को यूज़ करना है तो फिर आपने प्रॉपर डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है और उसको मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स के साथ चेक करना है, ठीक है ना। तो वही फार्मूला यूज किया और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास जो मिनिमम एच ऑन द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया आता है वो इतना आता है। तो हम इसी को ये हमारे पास मतलब ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से आता है। अब इसको हम चेक करते हैं किससे? हम चेक करते हैं इसको बेंडिंग क्राइटेरिया से, यानी कि जो फ्लेक्चर होता है उसकी बेस पे, और ये ले रहा है इन द फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट। याद रखें, हमेशा हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट हमेशा ज़्यादा होती है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नेगेटिव मूवमेंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट होगी, याद रखिए यहाँ से मूवमेंट डायग्राम इस तरह डेवलप होगी, इस तरह पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव की तरफ और फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। और याद रखिए, ये मैंने आप लोगों के साथ जो पहला लेक्चर जो स्लैब डिज़ाइन किया था, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होती है 1/24, यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हम यूज़ करते हैं 1/10 इन केस ऑफ दिस, एंड आई ऑलरेडी शो दिस in videos like here in this diagram you see here। ओके, जब आपके पास देखिए, यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कौन से, हमारे पास यहाँ बीम के जो एक्सटर्नल साइड है यहाँ पे गिर्डर है, तो गिर्डर की जो स्टिफनेस है वो इस बीम की निस्बत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इसको फिक्स सपोर्ट कंसिडर करेंगे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होती है कि हमने ये केस लेना है, ये लेना है, कौन सा लेना है। अगर आपके पास कॉलम हो तो फिर ये लेंगे, और अगर आपके पास कोई दीवार वगैरह है या ऐसा बीम है जो कि रिलेटिव टू दिस बीम उसकी वो स्टिफनेस कम है, तो फिर हम इसको सिंपली सपोर्ट ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे गिर्डर है, दैट इज हैवी स्ट्रक्चर विच कंप्लीटली absorb the total movement of this beam, so that's why we consider this as a fixed support। so that is -124, 114 and 110। ये कोएफिशिएंट 110 हम लेंगे, इसकी बेस पे 110 आपको ज्यादा मूवमेंट देगा एज कंपेयर टू 114 एंड 124। ओके, सो
इस वजह से बेसिकली इन्होंने जो लिया है मूवमेंट कोएफिशिएंट 110 टाइम्स डब्ल्यू एल एन स्क्वायर। अब एल एन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। इस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ स्पेन जो है वो 33 है और इस साइड पे 30 है, तो हमने क्या करना है, हमने एल एन लेना है। याद रखिए 33 का क्लियर फाइंड आउट करें इस पैनल का, और फिर इसका क्लियर स्पेन फाइंड आउट करें, और फिर उन दोनों का एवरेज हम लेंगे, क्योंकि इस सेट 33 समथिंग और इस सेट 30 है, तो इन दोनों में से ये जो साइड है बेसिकली ये, इसका आप क्लियर ले लें और उसका उसका हाफ ले लें, और ये जो है इसका क्लियर ले लें, उसका हाफ ले लें, तो इट विल गिव यू ln फॉर दिस नेगेटिव मोमेंट। ओके, सो ये पॉइंट मैंने इससे पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 388 एंड 324, ये आप देख सकते हैं 324 ऑलरेडी गिवन है, और 388 33 माइनस दिस 16 माइनस 14 divided by 2, it will give you that. Okay, this one 388. Clear? So ln is this much. Now you just need to plug the value. You got this movement, and on the basis of this movement, remember, अगर आप इसी बुक की सेक्शंस में जाए और ये इक्वेशन आप सर्च करें, इक्वेशन 519, तो वो आपको बताता है कि आपने रो इनिशियल जो स्टील रेशो हम लेते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है बीटा 1 एफ सी प्राइम डिवाइड बाय 4 एफ वाई। यहाँ से हम यूज करेंगे रो की वैल्यू ये, फिर आपको यही इक्वेशन इसी बुक में मिलेगी 521। वो कहते हैं कि ये इंडेक्स, ये आपके पास एक इंडेक्स है, इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, रो एफ वाई डिवाइड बाय एफ सी प्राइम। क्लियर? और फिर आपने आर को फाइंड आउट करना है, तो आर को हम, जब आपके पास इंडेक्स वैल्यू आती है यहाँ पे आप plug करें, you got the R value. Now, here you see the equation BD square should be greater than or equal to mu divided by pi R. Okay? तो यहां से आपके पास D की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। इसका जो दूसरा तरीका है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसी ही लेक्चर में, लेक्चर 9 में। आप लोग वहां उसको देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे और आसान अप्रोच से आप इस D को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो द रेस्ट ऑफ प्रोसीजर इज सेम। व्हाट यू हैव टू डू, you just need to find out BD. So here you see, if you for example BD square equals to 5370 inch cube, अगर आप B को 10 लेते हैं तो D इस तरह आएगी 23.2। अगर आप B को 12 लेंगे तो D की वैल्यू ये होगी। B को आप 14 लेंगे तो D की वैल्यू आपके पास ये आएगी। अब याद रखिए बहुत इंटरेस्टिंग, आप D को 21.2 से ज्यादा लेंगे, क्योंकि अगर आप डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया देखें, डिफ्लेक्शन से आपके पास H की वैल्यू 21.4 है, तो इसका मतलब ये है कि आप 21 से ज्यादा लेंगे, कम आप नहीं ले सकते। इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करेंगे और हमने इस क्राइटेरिया को लेना है, ठीक है ना। सो सेलेक्ट द सेकंड ऑफ दिस with one layer of reinforcement at the supports H is equal to 23.7. This will be exceeds, and we will try a 12-inch wide by 24-inch deep. Okay, 18-inch is the section, and that will be the effective depth. Okay, so this is important. Clear? This is very, very important. Finally, we come out with this result that our section will be 24-inch depth, including the slab thickness, and the stem depth will be 18-inch, and the width of the beam will be 12-inch. Clear? So फिर हम इसको शेयर के क्राइटेरिया से भी चेक करते हैं कि शेयर क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो शेयर को किस तरह चेक करते हैं, जाहिर है 1.15 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, आप इसको देख सकते हैं कि 1.15 और पाई वी सी भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, कोड सेटिस्फाई करता है, आप सेक्शन में जाए, कोड इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। और याद रखिए जो 8 एफ सी प्राइम बी डब्ल्यू बी है, ये भी मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन की है, क्योंकि जाहिर है आपकी जो शेयर कैपेसिटी होती है, जो नॉमिनल शेयर होती है, वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो शेयर है 63.1, अगर इसकी वैल्यू यहाँ से 131 से एक्सीड करती है, दिस मीन्स वी हैव टू रिपीट द सेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमने सेक्शन को रिपीट करना है, डेप्थ को इंक्रीज करना है, अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो, चूंकि ये बहुत कम है, so that's why basically we can, our section is set. Okay, you see pi vc is a here we have 5v, and that is the nominal shear capacity is 123, which is far away than 63.1. So shear criteria is also satisfied. Now the final section is this one.
Clear? B is 12 inch, H is 24, D is 21.5 inch. Okay. Now the section is shown in here. Here you see the total or the overall depth is 24 inch. The effective depth is 21.5 inch. The BW is 12 inch. Okay. And this is the effective width in case of T section, and in case of rectangular beam, okay, this will be the section. Clear? Remember here we are using one layer of steel. याद रखिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. ये वन लेयर जब आप इसको टू लेयर लेते हैं तो ये आपकी डी कम होती है. जब डी कम होती है आपका लेवर आर्म कम होता है और फिर स्टील की वैल्यू बढ़ती है. तो साइड पे बहुत सारे मौक़ों पे मैंने देखा है कि नक्शे में जो ड्राइंग आप डिटेलिंग आप करते हैं तो ये जो साइड पे जो वो लोहार लोग होते हैं वो इन चीज़ों इन टेक्निकल पॉइंट्स को नहीं जानते. ठीक है ना. अक्सर वो डबल लेयर को सिंगल लेयर में ले आते हैं या सिंगल लेयर को डबल में ले आते हैं. तो आप लोगों ने इसको साइड पे चेक करना है, ज़रूर चेक करें, क्योंकि वो उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता. ठीक है ना. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप साइट इंजीनियर है सो यू मस्ट टू चेक दीज थिंग्स. नाउ वेट पर फुट ऑफ द नाउ अब चूँकि हमने फिक्स किया स्टेम 18 इंच आ गया 18 इंच, सो दैट बाय 12 इज द वेट एंड 18 इंच इज द स्टेम डेप्थ divided by 144, that is the factor which converts square inches to square feet, and 150 is the density of concrete. So it gives us this much. Now this is the weight of the beam, and we assume the weight of the beam is 0.5. Clear? Now total dead load for B3, B4, B3, WD is how much? Is 14.7 is the width of that strip. Okay. And this is the load which is coming from the slab to the beam, and this is the slab rib weight or the stem weight. So this is the total load 1.42 kg per feet. Okay, and this is the factored load, dead load. Sorry, this is the dead load. Now for B3 live load will be this much. Remember, live load is this much times 14.7. for B negative movement, that is at the point of B, the 59 feet, we already calculated this. You just need to multiply with that strip. Okay, so we will got kg per feet load. Remember हमने यहाँ पे जो लोड्स कैलकुलेट किए हैं कितने वो लोड्स ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.8 ये नहीं ये 194 pcp is WU, and here we have basically those loads, those factored loads. Okay, जो कि factor load हमने finalize किए थे यहाँ पे. देखिए B3 के लिए हमारे पास जो external के लिए 73 है, point B के लिए 59 है, और जो B4 है उसके लिए ये है. तो इस सारे इसको उन्होंने कैप्स में कन्वर्ट किया. Divided by 1000 you got these values. Okay. Where it is these values. So 73 divided by 1000, 59 divided by 1000 and 75 divided by 1000. Clear? और ये वो स्ट्रिप विड्थ है जो कि पर फुट हम कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो द टोटल फैक्टर्ड लोड्स राइट नाउ 1.2. अब हमारे पास चूंकि फैक्टर लोड अब ये आ गया तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया. देखिए 3.43, this is 3.11 and this is 3.48. Now this is very important. Note that although the factored weight of the beam stem is only 0.27 mean, remember ये जो लोड है ना 0.225, इसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई करें you got 0.27. अब 0.27 हमने लिया था 0.5, अब हमने ज़्यादा लिया था. ठीक है. तो इन दोनों के दरमियान जो वो आता है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है कम से कम 9%, यानी कि जो हमने यूज़ किया था हम 9% इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये कि हमने ज़्यादा लिया था, अब उसको कम कर सकते हैं. ठीक है. तो चलो हम इसको सही मानते हैं. इट मे बी डिज़ायरेबल टू रिकैलकुलेट द बीम साइज एंड लोड पर फुट. ओके, अब 0.27 पे रिकैलकुलेट करें क्योंकि हमने 0.5 पे किया था. अब चूंकि लोड कम आ रहा है तो आप दोबारा इसको कर सकते हो, आपका लोड कम हो जाएगा. लेकिन चलो हम इसी के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है. कैलकुलेट द फ्लैंज विड्थ
ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन दिस इन प्रीवियस लेक्चर, किस तरह आपने इसी कोड का अगर आप ज़रा देखिए टी बीम की सूरत में सेक्शन 8.12, तो अगर आप यहाँ पे आए तो टी बीम की डिज़ाइन आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हम एक टी बीम की सूरत में, यानी कि जब भी हम टी बीम को डिज़ाइन करते हैं तो टी बीम को डिज़ाइन करने का जो तरीक़ाकार है, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोज़। अगर आप यूट्यूब चैनल पे मेरी जाए तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेगी जिसमें मैंने एक प्रोसीजर एक्सप्लेन की है। तो बहरहाल ये मैंने इससे पहले जो स्लैब की डिज़ाइन 1 में स्लैब की डिज़ाइन की थी उसमें भी मैंने ये कोएफिशिएंट्स एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया है 112 फॉर एच बीम, फॉर इंटीरियर बीम 8 times 1/2 and 1/4, क्लियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आप इस यहाँ देख सकते हैं बी 81 इंच ये किस तरह आया है। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि या तो आप क्लियर स्पैन जो आपकी होती हैं बेस्ड ऑन द शॉर्टर स्पैन फॉर सिंप्लिसिटी, उसका आप 1/4 ले लें, ठीक है, या आप बी डब्ल्यू 2 times आप एच एफ ले लें, या आप बी डब्ल्यू और जो क्लियर जो स्पैन है, देखिए आपके पास एक जो सॉरी यहाँ पे वो स्पेन की बात नहीं है, ठीक है ना, ट्रांसफर स्पेन की बात है। याद रखिए यहाँ पे हम ट्रांसफर स्पेन लेंगे, एक हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस, रिमेंबर ये बात आप याद रखिए, ये ट्रांसफर स्पेन। क्लियर स्पेन डिवाइड बाय 4 या 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप लेंगे, ठीक है। क्वार्टर ऑफ द स्पेन लेंथ आर BW प्लस हाफ ऑफ द ट्रांसफर स्पेन, ठीक है। तो 174, 108, 81, so 81 is the final effective width, so here you see 81, okay। And the next is the compute the beam moments, so the whole calculation will be summarized in this table. How to calculate? The rest of the procedure is same. I already explained here, right in this lecture, okay, here in 11-12 how to design a beam, okay। तो प्रोसीजर सेम है। अगर आप लोगों में थोड़ी सी इसकी वजाहत करो इस टेबल की, देखिए हमारे पास ये बीम सेक्शन है ना, तो इस बीम सेक्शन को अगर हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करें, लेट मी शो यू इसकी जो प्रोसीजर होगी। देखिए हमारे पास लेट मी स्निफिंग टूल, मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी वो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए हमारे पास ये बीम है, इसकी जो क्लियर स्पेन है इस साइड वाली, तो वो हमारे पास बनती हैं आई थिंक सो 388 समथिंग। ये जो इंटीरियर स्पेन है ये हमारे पास 324 राउंड अबाउट बनती है। याद रखिए ये जो गिरडर है इसकी विड्थ 16 इंच है और यहाँ पे अब ये 14 इंच की बजाय 12 इंच यूज़ होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने ये करना है कि हमने मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इस फेस के ऊपर मूवमेंट, ठीक है, फिर ये नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव मूवमेंट होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, क्लियर। इस मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो कोएफिशिएंट यूज करेंगे -1/24, यहाँ जो हम यूज करेंगे 1/14 और यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन जो कोएफिशिएंट यूज करेंगे 110, यहाँ पे 116, क्लियर। ये किस जगह से मैं आप लोगों को ये कोएफिशिएंट बता रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 124, 114, 110 एंड 116, क्लियर। सो ये मैंने उधर एक्सप्लेन की है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर स्पेन आप देख सकते हैं 32.3, रिमेंबर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस मूवमेंट के लिए भी ये लेंथ यूज होगी कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे जो मूवमेंट होगी उसके लिए भी ये क्लियर स्पेन होगी, यहाँ पे जो मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस, याद रखें, जिसके लिए 29.7, और इस मूवमेंट के लिए आप 27 यूज करेंगे, यहाँ पे जो होगी उसके लिए भी 29.7, याद रखिए। ये हम किस तरह करते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बहरहाल इन्होंने क्लियर स्पेन्स कैलकुलेट किए हैं और वो जस्ट राइट डाउन, ओके।
नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज डब्ल्यू यू, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पे आप लोगों के साथ में यहाँ ये पॉइंट थोड़ा सा शेयर करो। याद रखें P3 को डिज़ाइन करने के लिए अगर आप P3 बीम में से पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं या नेगेटिव, उसके लिए अपने ये लोड यूज़ करनी है। इसी तरह जो सपोर्ट यहाँ पे, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे जो मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपके पास ये लोड यूज़ होगा। और जो पॉजिटिव मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे यानी यहाँ पे EP4 यहाँ पे, तो उसके लिए जो आपके पास जो लोड होगा वो 3.48। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि ये सारे लोड्स, ठीक है, 4 पॉइंट से, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट एक ये और एक ये। क्लियर। फिर डब्ल्यू यू एल एन स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इस लोड को आपने इसके एल एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने हैं, यू गॉट, एंड दीज आर द कोएफिशिएंट्स। अब ये कोएफिशिएंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि इन्होंने इन दो कोएफिशिएंट में से आप ज़्यादा इनके 110 या आप इन दोनों की एवरेज ले लें। आप यहाँ पे फ्री है, आप दोनों यूज़ करते हैं अलग-अलग, या आप इनकी एवरेज ले लें, आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हम डिज़ाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब इस CM को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, यू गॉट दीज रिक्वायर्ड वैल्यूज। अब ये वो मूवमेंट डायग्राम है, फाइनल मूवमेंट डायग्राम में आपका नेगेटिव मूवमेंट दिस मच, पॉजिटिव दिस मच, नेगेटिव दिस मच एंड पॉजिटिव दिस मच, एंड दिस इज द नेगेटिव। तो नेगेटिव मूवमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने ये कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने, ये कोएफिशिएंट किस तरह कैलकुलेट होती हैं, देखिए ये 274 है ना, तो इस 274 के लिए हम एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। इससे पहले जो मैंने स्लैब डिज़ाइन किया था, जो लेक्चर था, दैट इज़ पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, ओके, उसमें मैंने ये प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था, ये, ठीक है। आपने MU को डिवाइड करना है लेवर आर्म से, जो इज JD, और याद रखिए J को यहाँ पे वो यूज़ करते हैं 0.9। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। कंप्यूट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट, तो इसने लेवर आर्म को थोड़ा सा कम किया, ठीक है ना, 0.95। यानी कि अगर इन केस आप रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस करना है तो आप 0.9, याद रखिए 0.9 से 0.95 तक की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं J की जगह, ठीक है। तो यहाँ J की वैल्यू 0.9, D की वैल्यू तो ऑलरेडी है, MU की जगह आप 274 डाल दें एंड यू विल गॉट द AS। ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से की है, आप अदर मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं और यू विल गॉट। यहाँ पे मैंने जो तरीका वो यूज़ किया वो डायरेक्ट मेथड, तो आप उस मेथड को भी सीखें कि किस तरह वो डायरेक्ट मेथड से हम ट्रायल एंड एरर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी है, जो बिगिनर्स होती हैं उसके लिए थोड़ी सी इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड मेथड। So once you got the S value, repeat the A value and again put this A value in the exact equation. You got the exact amount of steel, that is 3.17 square inch. Now what you need to do, you have to check the tension control section. टेंशन कंट्रोल के लिए क्या करना है, देखिए टेंशन कंट्रोल की सेक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम में बता दिया कि हमेशा याद रखिए कि अगर आप एप्सिलॉन T कैलकुलेट करते हैं वो 0.005, या आप अपने C की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी कि C/dt आप कैलकुलेट करें विच मस्ट बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दिस वन। क्लियर। तो इसका मतलब ये कि आप पाई की वैल्यू 0.9 लेंगे और आप इस जोन में होंगे, टेंशन जोन में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने C की वैल्यू कैलकुलेट की, क्योंकि आपके पास A की वैल्यू है ना, तो अगर आपके पास A की वैल्यू है तो C की वैल्यू क्या है, A/dt, A/β1, ओके। सो β1 0.85, A की वैल्यू है तो आप C की वैल्यू निकाल दें और C को फिर dt से डिवाइड करें। dt यहाँ पे आपके पास d है, दैट इज द इफेक्टिव डिप, चेक कर दे वैल्यू कि ये 0.375 से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। सो यू गॉट द आंसर, ओके। यहाँ पे उन्होंने C को, दैट इज 5.48 विच इज मोर देन 3/7 और 0.375, सो दैट्स वाई दिस सेक्शन इज अंडर टेंशन। क्लियर। याद रखिए 3/8 टाइम्स ऑफ d से ये C की वैल्यू चूंकि कम आ रही है,
तो दैट्स वाई आर रिमेंबर है कि अगर आप सी को डी से डिवाइड कर दें तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू और इट मस्ट बी okay. So the section is tension controlled and it can design using pi is equal to 0.9. याद रखिए अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड ना हो, इन्होंने यहाँ पे c की वैल्यू की जगह c को इस तरफ छोड़ा है और 3/7 3/8 को d से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो प्रोसीजर इज सेम, द प्रोसीजर इज सेम, ओके। नाउ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना होती, ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना होती मीन दिस इज लेस देन 3 c की जो वैल्यू है वो 3/8 टाइम्स d से कम है। अगर ये कम ना होती तो फिर आप पाई को 0.9 नहीं ले सकते थे। अब पाई की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, बेसिकली आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप c की वैल्यू ज़्यादा होती 3/8 टाइम्स ऑफ d से तो आप इस जोन में होते। फिर पाई की वैल्यू आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते, इस इक्वेशन से, रिमेंबर। अब चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है सो दैट्स मीन्स वी आर द कोड अलाउड अस टू यूज phi इज इक्वल टू 0.9। अब फिर वो स्केल फैक्टर कैलकुलेट कर ले, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, जो स्लैब डिजाइन था, एस को भी mu से डिवाइड कर दे, दिस इज द कोएफिशिएंट। नाउ इन दिस टेबल बेसिकली व्हाट यू सी हियर दिस एज इज 0.0116। तो जहां पे नेगेटिव मूवमेंट है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए आप यही कोएफिशिएंट लिख ले, ठीक है। अब पॉजिटिव के लिए आप दोबारा कैलकुलेट करें उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट की है पॉजिटिव के लिए भी, ठीक है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव के लिए ये 0.0105। रिमेंबर रखें यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव रीजन है तो पॉजिटिव रीजन में आपने बीम को चेक करना है कि विदर इट इज टी बीम और विदर इट इज रेक्टेंगुलर बीम। नेगेटिव मूवमेंट की सूरत में तो वो ऑलरेडी रेक्टेंगुलर सेक्शन होती है, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट की सूरत में आपने उसको चेक करना है कि विदर इट इज टी बीम और सो बीम जो है ना, चूंकि ए की वैल्यू लेस देन एच एफ है सो दैट्स व्हाई टी बीम एनालिसिस इज नीडेड, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपलोड की है वीडियोस, ओके। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 0.010, ओके। और जहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट है वहाँ पे आप ये कोएफिशिएंट लिख लें, ठीक है ना। ये 0.010 तो इस मूवमेंट के लिए भी ये और इस मूवमेंट के लिए भी। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए इसका फ़ायदा बहुत, ये कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप अब इसको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ए इज रिक्वायर्ड, अब ए इज रिक्वायर्ड जो इन स्क्वायर है यानी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्टील। अब इसका मतलब ये कि आप इस कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करें, यू गॉट दिस वन। इस कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करें, यू गॉट दिस वन। इसको इसके साथ, यू गॉट दिस वन। दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्टील विच इज नीडेड, क्लियर। नो ए इसको एज मिनिमम से, जो कि आप जानते हैं कोड की रिस्ट्रिक्शंस है, कोड की ये क्राइटेरिया है कि आप जो है जो मिनिमम स्टील एरिया यूज करेंगे, ये कोड आप देख सकते हैं, ये एस मिनिमम 3 टाइम्स ऑफ एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ इनटू बी डीटा आर दिस वन। इसमें जो मैक्सिमम होगा आपने वो वैल्यू लेनी है। तो इस बुक में ऑलरेडी उन्होंने ये पॉइंट एक्सप्लेन की है, यहाँ पे आप देखें एस मिनिमम जो कि आपके पास आता है 0.86। सो दैट वाई बेसिकली यू सी है कि हमारे पास ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है, यानी कि हमारी जो कैलकुलेटेड स्टील अमाउंट है ये सारे वैल्यूज मोर देन 0.85 है। सो दिस चेक इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नाउ जो बार सिलेक्टेड है 3 नंबर 7 फॉर दिस, 4 नंबर 8 फॉर दिस, 4 नंबर 7 फॉर दिस एंड 3 नंबर 7 फॉर दिस, ओके। So this is the final reinforcement. Remember 4 number 7 for this with 2 number 6. This is the criteria. Remember A is provided. याद रखिए ये exact amount of steel है जो हमने provide की है, ठीक है ना। ये exact amount of steel है, ठीक है। This is the exact amount means 3 times number 7 area. आप नंबर 7 बार का एरिया कैलकुलेट करें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, यू गॉट दिस वन। इसी तरह नंबर 8 का एरिया, नंबर 8 का जो एरिया है, नंबर 8 बार का जो एरिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर, यू गॉट दिस वन, क्लियर। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, बी डब्ल्यू याद रखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ACI कोड की रिस्ट्रिक्शंस है कि जब भी आप किसी बीम में से बार्स को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसके ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये बार जो होती है इसके दरमियान मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, याद रखिए बहुत ज़रूरी है।
आपका क्लियर कवर कितना होगा, आपके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट के लिए उन्होंने देखिए, नेगेटिव मूवमेंट के लिए तो सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, क्योंकि नेगेटिव मूवमेंट में बीम एक्ट करता है एज अ टी सेक्शन। तो टी सेक्शन की सूरत में आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बीम की विड्थ काफी ज्यादा होती है, कितनी है, 81 इंचेस है। तो यहाँ पे तो बार्स को प्लेस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपकी रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस होती है, यानी जब आप स्टील को प्लेस करेंगे इन वेब में से, तो आपके पास प्लेसिंग में प्रॉब्लम होती है। यहाँ इस कम से कम कोड सर्टिफाई करता 1.5 टाइम्स ऑफ डी, और इट शुड दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द डाया बार, और शुड बी 1.3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वेरीगेट साइज। तो इन दोनों, इन स्टील के दरमियान रिस्ट्रिक्शंस है कोड की। तो हमने चेक करना है कि इस 12 इंच में ये बार सेटिस्फाइड हो सकती हैं, ये 4 बार्स के नहीं, ठीक है। ये 4 नंबर 8 बार्स नहीं, यस 4 नंबर 8 बार्स ये सेटिस्फाइड हो सकती हैं 12 इंचेस में कि नहीं। सो फॉर दैट पर्पस दे बेसिकली चेक दिस। देखिए सीसी इसने कैलकुलेट किया है कि 1.5 इंच आपने कवर यूज करना है, और आपने 3/8 इनके 3 नंबर स्टिरप यूज करना है, तो इट विल बी 1.875 इंच। नाउ द मैक्सिमम बार स्पेसिंग, ये पहले भी मैंने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने ये पॉइंट डिस्कस किए थे। सो प्लीज गो देयर एंड फाइंड, मैंने इस कोड से ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन की, इस कोड में ये सेक्शन मौजूद है। तो यहाँ पे 0.67 FY, दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ आई थिंक सो ऑफ FY। क्लियर, ये मैंने कोड वहाँ पे उस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था ये पॉइंट, ठीक है। तो इस जो है वो 10.3 आ गया, यानी कि जो बार्स के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए वो 10.3 इंच होनी चाहिए, और आपके पास चूंकि 12 इंच है, सो दैट्स वाई दिस इज ओके, दिस इज ओके। देखिए 1.875 हमारे पास क्लियर कवर है, 2.5 ऑलरेडी हमें पता है, देखिए ना 2.5 क्लियर कवर हमारी ये है, और यहाँ इस कैलकुलेशन से हमारे पास 15 आता है। जाहिर सी बात है, अब इस दोनों कैलकुलेशन को चेक करें, इसमें से जो भी वैल्यू द मैक्सिमम बार्स स्पेसिंग विल बी, आई थिंक सो द मैक्सिमम वैल्यू यू हैव टू चूज फ्रॉम दिस टू वैल्यू। क्लियर, तो यानी ये वैल्यू इसके बराबर या इनसे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये लिमिटेशन है। इससे जो वैल्यू आएगी ये इस वैल्यू से कम या इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव रीजन के लिए आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिव रीजन में आपने बार्स प्लेस करने हैं, तो याद रखें कि आपने इतनी डिस्टेंस में से उसको प्लेस, 81 इंच तो इफेक्टिव विड्थ है, लेकिन स्पेसिंग जो है 32.4 इंच में आपने उन बार्स को, जो 4 नंबर 7, यानी यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये 4 नंबर 7 एंड 2 नंबर 6, इन बार्स को आपने प्लेस करना है कितने डिस्टेंस में से, 32.4 इंच में से। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोगों के साथ अगर आप बैचलर लेवल पे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती, इवन इन MS लेवल पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 नंबर 7 बार एडजस्टेड है, स्पेसिफाइड, यानी कि जो ACI कोड की जितनी क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। बाद जगहों पे मैंने साइड पे इस तरह देखा है कि जब आप लेट से अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम उसको डबल लेयर में देते हैं। जब आप डबल लेयर में देंगे, याद रखें आपका इफेक्टिव डिस्टर्ब होती है, तो आपने दोबारा कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट करना है। तो अक्सर वो जो लोग होती हैं, जो लोहार वगैरह जो होती हैं, स्टील फैक्सर, वो उन 2 लेयर्स को बेसिकली एक ही लेयर में ले आते हैं और बार को कंजस्टेड कर देते हैं, क्योंकि उनको प्लेसिंग में उनको आसानी होती है साइड पे। लेकिन हमें तो पता होता है एज ए इंजीनियर कि क्यों डबल लेयर में डाली गई है स्टील, ठीक है ना, ताकि इसे कोड की क्राइटेरिया और उसकी रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशन पूरे हो। तो इन केस अगर वो ऐसा करे, सो यू हैव टू करेक्ट देम। क्लियर, अब यहाँ पे आप देखें ना, नेगेटिव मूवमेंट की सूरत में उन्होंने 4 बार यहाँ पे एडजस्ट की है, और फिर एक बार जो है ना, ये इस कोड की रिस्ट्रिक्शन है कि आपने बार्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इतने डिस्टेंस में, ln डिवाइड बाई 10, रिमेंबर। तो 5 इंच और 5 इंच, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 10 पॉइंट समथिंग इस जो आता है,
तो इस वजह से इस बार ये जो बीम की जो ये साइड है इससे 5 इंच और इससे 5 इंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर ज़्यादा बार होते तो हम इसको इस 32.4 इंच डिस्टेंस में से हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने वो चेक किए 10.3, सो आपने मतलब 10, आप देख सकते हैं कि इस फेस से 5 इंच और इस के लिए इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। यानी कि स्पेसिंग को 5 इंच तक उन्होंने इसको लिमिट किया है, ठीक है। Within a width of 32.4 inch, we must place 6 bars. These cannot be further apart than 10.3 inch. Already इसने उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया. We shall arbitrarily place 2 bars in the slab at 5 inch outside the width of the beam. ACA code section this requires some longitudinal reinforcement in the slab outside this band. We shall assume that the shrinkage and temperature. ACA कोड 10.66 की ये भी लिमिटेशन है कि इस इफेक्टिव विथ में आपने एक्स्ट्रा स्लैब बार्स प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर बार भी होती हैं तो वो कोड की वो क्राइटेरिया ऑलरेडी पूरी होती हैं, ठीक है ना। सो दिस एंड्स विद अ फ्लेक्चर डिजाइन ऑफ द होल बीम। इस क्वेश्चन का जो अगला जो शेयर डिजाइन है और जो इसकी जो डिटेलिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा आप लोगों के लिए अहम है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो वो लोग जो प्लेस करते स्टील्स को L/3 और L/4 पे, एग्जैक्टली वो प्रोसीजर तभी इस्तेमाल होता है जब आपके पास स्पेन सेम हो। जब स्पेन सेम ना हो तो कोड डजंट अलाउ यू टू प्लेस द बार्स L/3 एंड L/4, ओके। वो तो कोएफिशिएंट्स हैं बेसिकली इस ये कोड परमिट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो, अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड ना हो, याद रखिए हमारे डिज़ाइन में अक्सर मैंने साइट पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे देखे हैं कि जिनकी स्पेंस की लेंथ में बहुत फर्क होता है और वो L/3 और L/4 पे डालते हैं स्टील्स को। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। ये तब आप यूज़ करेंगे जब आपके पास स्पेन सेम हो। अगर स्पेन डिफरेंट हो तो फिर आपने एक्चुअल कटअप पॉइंट, थ्योरेटिकल कटअप पॉइंट वो कैलकुलेट करना है और फिर बार्स को स्पेस करना है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 18 लेक्चर्स रिगार्डिंग टू दैट थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल कटअप पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे आ जाए मेरी इस चैनल में और आप इधर देखे, आई थिंक सो दिस वन, there are 18 videos which I already uploaded regarding to detailing of the beams and slabs, okay। आपने किस तरह डिटेलिंग करनी होती है, ठीक है। so this ends up, okay, this example inshallah in part 3, okay, that is part 2 of this question. We will start this design of shear reinforcement and then the detailing of this beam. So see you in next lecture inshallah. Thank you for watching.